दोस्तों नमस्कार। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते। जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करते हो जनाब। हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करते हो आप। तकदीर तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ललित। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे और आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। जैसे कि आपको पता है, हम आपके साथ लगातार जुड़े हैं नए नए सेशंस में, नए नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस प्यारी प्यारी सुबह में। तो करते हैं शुरुआत। बता दें आपको, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ खास प्रश्नों को लेकर के। यानी आज हम बात करेंगे आपके समक्ष 31 ऑफ दिसंबर, 1 दिसंबर है, 31 ऑफ दिसंबर का ईवीएस का पेपर आज देखेंगे, जानेंगे, उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन निकले ये भी देखेंगे और प्रश्नों का स्तर क्या है, साथ में उनकी डिटेल स्टडी भी होगी। तो चलो बिना किसी देरी के, अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ तो देर किस बात की, जल्दी से कल्टी मारो और फटाफट शेयर करके वापस आ जाओ। करते हैं शुरुआत गुड मॉर्निंग के साथ। सभी को है प्यार भरा नमस्कार, जो भी साथी जुड़े हैं। कर लेते हैं शुरुआत और पहला प्रश्न बिना देरी नहीं होनी चाहिए। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईवीएस इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट? दैट इज ओवरव्यू, कोऑपरेशन, रिमेम्बरेंस, विथड्रॉल। यानी अवलोकन, सहयोग, याद, स्मृति या प्रत्यावाहन। इनमें से कौन सा आपको लगता है कि ईवीएस में असेसमेंट का आधार बन सकता है? और ये मैंने आपको बताया भी था कि भाई, अगर आप सवाल को समझते हैं तो ऑप्शन नंबर डी देने की यहाँ पर सब कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है। और हमें बड़ा उम्मीद है कि आपका जवाब हमें मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए, जब भी आप ईवीएस में पढ़ाई की बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ईवीएस की बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड, अभी मैंने कितनी बार बताया कि बच्चे बाहर निकले तो आप क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन। बच्चों को कैसे बनाएंगे? वो क्या कर सकें? अवलोकन कर सके। और साथ में, क्योंकि समूह में काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन भी उनके अंदर होना चाहिए, कोऑपरेशन उनके अंदर होना चाहिए। स्मृति और प्रत्यावर्तन से मेमोराइज करना, ये सब चीजें क्या हैं? ये काम नहीं करेंगी। तो राइट ऑप्शन आपने एकदम सही पकड़ा है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा। बिल्कुल सही बात है। एक और, एज पर एनसीएफ 2005 ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ऑब्जेक्टिव? प्राथमिक कक्षा पर ईवीएस पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना चाहिए, बच्चे की कंठस्थ करने की कला विकसित होना, लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, या फिर वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना और उन पर करना। देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलेगा, किस तरह से उद्देश्य होना चाहिए। और ये आप सब जानते हैं, डी ऑप्शन मुझे मिलने की तैयारी है यहाँ पर कि डी ऑप्शन होना चाहिए। सब लोग डी ऑप्शन के ऊपर झुके हैं कि वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना और उनको प्रत्याह्वान करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी गलती कर गए जनाब आप। सवाल ईवीएस का उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? वातावरण में लिंग संबंधी विषयों तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, क्रिटिसाइज करना। और मैंने आपको बताया हुआ है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एनसीएफ। आपको बताया ना कि अगर बच्चा क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग जानते हो ना, आलोचनात्मक चित्रण। तो अगर बच्चा किसी भी क्रिटिसाइज जेंडर को करता है और जो भी मार्जिनेशन है उन इश्यूज को लेता है, तो वो सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चा किसी चीज को क्रिटिसाइज करना नहीं सीखेगा, तब तक वो अच्छी चीजों की तरफ नहीं बढ़ सकता। ये मैंने बताया है। और एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें। तो लिंग के आधार पर उनकी सोच क्रिटिकल होनी चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, और ये एक मेन थीम होनी चाहिए, मेन उद्देश्य होना चाहिए इनमें से जो दिए हुए इन सभी में। वर्णन पर जोर नहीं करता, वो प्रैक्टिकल पर जोर करता है, कंठस्थ करने की बात ही नहीं करते। वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों पर पहचानना, यानी देखिए, आप जब प्राथमिक कक्षा की बात करेंगे, हो सकता था सही था, आइडेंटिफाई द एंड रिस्पॉन्ड द मेजर एनवायरमेंट इशू। तो कक्षा 5 का बच्चा को आप कैसे कह सकते हो कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो उनको पहचाने?
और उन पर काम करे, इट्स नॉट पॉसिबल ना। इसीलिए सवाल को समझो कि वो क्या कहना चाहता है, और लाइक को भी समझो, लाइक की वैल्यू क्या है जी। कोई बात नहीं, वहां भी बदलेंगे मिश्रा जी, तैयार कर लेंगे। और ये लाइक की वैल्यू को भी पहचानो, लाइक करने में दिक्कत नहीं करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट, इनमें से कौन सा जड़ नहीं है? आलू, टेपियोका, शकरकंद, मूली, ये सब जानते होंगे इनके बारे में, क्या होते हैं ये। तो आलू, टपियोका, शकरकंद या मूली, इनमें से आपको बताना कौन सा जड़ नहीं है, और आप सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें पहले, आलू तना है, क्या बात है, तो बता देते हैं। आलू के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आलू कंद के रूप में खाद्य संग्रहित करने के लिए तना भूमिगत सूचनाओं संरचनाओं में रूपांतरित होता है, तना माना जाता है, क्योंकि तने का ही विकृत रूप हो जाता है और वो बदल जाता है गांठ में, और गांठ से बन जाते हैं आपके आलू। अन्य उदाहरण अदरक है, प्रकंद है, लहसुन है, ये बल्ब और रतालू, ये सब क्या है, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। आलू में एक कंद गांठ है, ये भूमिगत पादप के हिस्सों में रूपांतरित तना है। तो आलू क्या है, एक तना है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं टैपियोका, मैंने बताया था टैपियोका केरल की तरफ खाया जाता है, साउथ में, जहां पर एक जड़ है और इसका साबूदाना बनाकर लोग खाए जाते हैं, उसको गरीबों का भोजन भी कहते हैं, याद है ना आपको। टैपियोका का नाम क्या है? गरीबों का भोजन, इसको गरीबी के भोजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है मूली। मूली क्या है? मूली एक रूपांतरित मूसला जड़ है। मूसला जड़ में सिंगल जड़ चलती है जमीन के नीचे भी, और वो दोनों तरफ को बढ़ती है, देखना। मूली जो होती है वो दोनों तरफ चलती है, नीचे की तरफ भी बढ़ती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। हालांकि ऊपर बढ़ने का लेवल थोड़ा सा कम होता है, नीचे की तरफ वो ज्यादा चलती है। तो खाद्य को संग्रहित करता है और बीच में फूल कर फ्यूसी फॉर्म जैसा हो जाता है और धीरे धीरे दोनों सिरों की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है भाई, ये भी ईवीएस भाई ललित कुमार, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऐसे लिखते चलो आगे बढ़ो। और शकरकंद क्या है, जिसको आप शकरकंदी बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं स्वीट पोटैटो, वो भी क्या है, वो भी एक रूपांतरित अपस्थानिक जड़ है, यह खाद्य और संग्रहित करता है। ठीक है ना। तो ये चारों चीज समझ में आई, तो कह सकते हैं हम क्या, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा आलू है तना, टैपियोका जड़ है, शकरकंद जड़ है, मूली भी जड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जड़ जड़ खेलते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं सबकी स्पेसिफिकेशन भी साथ में लिख देता हूं, जिससे कि आपको कभी इनको पढ़े तो नोट्स पढ़ते समय आपको प्रॉब्लम ना हो। एक और बताओ, ईवीएस फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ट्रू रिगार्डिंग एजुकेशन? लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एजुकेशन फ्रॉम टेंजिबल टू इनटेंजिबल। सवालों को ध्यान से पढ़ के कोशिश करें जवाब देने की, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नोन टू अननोन, ईवीएस रिलेटेड फ्रॉम, यानी अनुभव द्वारा सीखना, ईवीएस में संबंध कौन सा सही है? मूर्त से अमूर्त की तरफ सीखना, ज्ञात से अज्ञात तत्वों की खोज करना, ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, रिलीवेंट फॉर्म ऑफ ईवीएस। तो राइट जवाब क्या होना चाहिए आपका? तो मैं बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे लगता है ये अनुभव के द्वारा ईवीएस में सीखा जाता है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होता है। हमेशा याद रखिएगा, टेंजेबल थिंग से इनटेंजेबल थिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि चीजों को भ्रमण करके देखते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। जो चीजें नोन होती हैं उनसे अननोन चीजों की खोज करते हैं, और इसका प्रासंगिक स्वरूप है, रिलेवेंट फॉर्म है ये ईवीएस। तो यानी इसके मुझे तो चारों ही ऑप्शन सही लगते हैं, और चारों ऑप्शन दिए भी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 लगा दूं मैं सही, और ऑप्शन नंबर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो सभी लोगों को समझ में आ रही, जोर बार एक बार सब लोग शेयर करके आ जाओ भाई, जिससे कि और ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं, और शेयर करके जल्दी से आ जाओ, जिससे कि सभी लोग जुड़े और को बताओ, सूचना प्रसारित करो। सूचना प्रसारण मंत्रालय आपको दिया जाएगा। एक और सवाल है आपके पास आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज एंजॉयड बाय स्टूडेंट्स इन द एनवायरमेंट स्टडीज क्लास? इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी द्वारा आनंद लिया जाता है उससे? पेपर पेंसिल परीक्षण। मुझे बताओ, आप में से कितने लोग थे जो पेपर पेंसिल परीक्षण से आनंद की प्राप्ति करते? भैया कोई था इसमें? मुझे तो लगता नहीं हम में से कोई से भी ने भी अभी कभी कहो, अरे गुरुजी क्या पेन दे दिया, चलाने का मन भी नहीं कर रहा। मौखिक प्रश्न, अरे भाई प्रश्न पूछ लिया तो और भी दिक्कत। पेपर पेंसिल प्रश्न की प्रतिपुष्टि, फीडबैक दिया तो और मम्मी पापा के, समझ रहे हो ना। पेपर पेंसिल टेस्ट दिया, ऊपर से मम्मी पिताजी माताजी को बुला लिया फीडबैक देने के लिए, तो समझ लो वो क्या देंगे, मास्टर तो फीडबैक देगा और वो बैक पे देंगे ठंडा, है ना। तो ये भी सही नहीं है। पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, बिल्कुल आनंद लिया जाता है पोर्टफोलियो में, क्योंकि यहां पर टीचर ऑलरेडी उनसे बिना कुछ जाने पहचाने क्या कर देता है, उनके बारे में उनकी सूचनाएं इकट्ठा करना, उनके बारे में एक पर्टिकुलर टाइम उन्होंने क्या क्या अच्छा अचीव किया वो उसको लिख देता है, और उससे बच्चे को बड़ी आनंद की अनुभूति हो।
ये सही जवाब है। भाई लाइक करते रहो, लाइक में कंजूसी ना करो यार, इतने सारे लोग और लाइक सिर्फ इतना सा, बहुत ना इंसाफी है ये तो, बहुत ना इंसाफी है। एक और सवाल, EVS teacher always keeps a diary and pen with him and observe the meaningful and interesting behavior of his students every day. The teacher uses, अब बताओ इनमें से क्या कर रहा है। EVS का जो शिक्षक है वो अपने पास सदैव एक डायरी और एक पेन रखता है। वह अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण और दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक का प्रयोग, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये इनमें से चारों चीजें कौन कौन सी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से बताऊं, लेकिन मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूं और आपका बताना है मुझे इसमें टीचर ने क्या यूज किया है। दैट इज क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो फाइल, दृष्टांत वर्णन उपकरण या चेकलिस्ट जांच सूची। और मुझे उम्मीद है कि आपकी सूची जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी बिल्कुल, अरे क्या बात है, खतरनाक जवाब है आपकी तरफ से। पोर्टफोलियो गलत जवाब है। पोर्टफोलियो में टीचर जो है उनके दिलचस्प व्यवहारों का अवलोकन करने की कोशिश नहीं करता है। अगर वो किसी चीज नोट करता रहता है, यानी प्रतिदिन के बारे में, मैंने क्या कहा, पोर्टफोलियो एक टाइम ड्यूरेशन का, जैसे मैंने माना 1 से लेकर जनवरी से लेकर दिसंबर का मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया, तो जो भी उसमें अच्छी चीजें उसकी होंगी, जो भी हमें लगेंगी ये रिकॉर्ड करने लायक बढ़िया है, यानी ओनली दी फेवरेबल थिंग्स इसमें रखते हैं पोर्टफोलियो में। उसने बोला प्रतिदिन का रिकॉर्ड, अगर आप प्रतिदिन के रिकॉर्ड की बात करते हो उसको बोलते हैं उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं एनाकॉर्डिनल रिकॉर्ड। सुना होगा ना आपने, एक उस वर्ड सुनो क्या है, प्रतिदिन के व्यवहार का और अर्थपूर्ण का, नहीं जो भी वो प्रतिदिन करता है उसके बारे में लिखोगे तो वो क्या होगा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड होता है, चेकलिस्ट नहीं होती है। कहां सोए हो, जागो मोहन प्यारो, उठो युद्ध करो, ऐसे कैसे काम चलेगी, नहीं तो हार जाओगे। दृष्टांत वर्णन, यानी इसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन टूल, इसको बोलते हैं उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं एनाकॉर्डिनल रिकॉर्ड। तो ये सब रिकॉर्ड क्या होते हैं, डेली वर्णन करने के लिए बात करते हैं, बच्चे की सारी चीजों को रिकॉर्ड कराया जाता है इसमें। तो पर डे की चीजों को रिकॉर्ड करोगे तो ये एक लिमिटेड टाइम में रिकॉर्ड करोगे तो पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल और जांच सूची में बच्चे के बारे में क्या क्या बच्चा करता है उसकी चेकलिस्ट बनाओगे, उसे ये पसंद है, वो यहाँ खेलने गया, वहां इतना इनाम लाया, तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ईवीएस में पढ़ चुके हो, पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और आपको बता दो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे जाके पढ़ डालो। Which of the following color appears when tested with the mild solution of iodine to check the presence of starch? अगर आप स्टार्च की खोज करने की बात करते हैं, स्टार्च में बात करते हैं और मांड की उपस्थिति जानने के लिए इसको आयोडीन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। आयोडीन टेस्ट के साथ परीक्षण करते हैं और देखते हैं इसमें स्टार्च आता है कि नहीं आता है। तो जब स्टार्च की जांच की जाती है तो इनमें से कौन सा कलर आपको मिलता है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सवाल है कि भाई नीला बैंगनी, नीला काला, नीला हरा, नीला नारंगी। तो आपको बताना है मांड की उपस्थिति जांचने के लिए कौन सा परीक्षण काम आता है, और इसको आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई बोले इसमें आयोडीन टेस्ट क्या होता है तो ये आयोडीन टेस्ट ही है। तो इस आयोडीन टेस्ट में आपका जवाब मुझे मिलेगा। क्या बात है गुंजा, बहुत ही खूबसूरत जवाब और एकदम सही जवाब देने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो देखो, आप जब आलू को काटते हैं, आलू में आयोडीन, जब आयोडीन उस पर डाला जाता है तो वो क्या होता है, ब्लैक कलर का और नीले कलर का उसमें मिश्रण आपको जो है रंग दिखाई देता है। राइट ऑप्शन है नीला काला, ठीक है ना। तो नीला काला, आलू काटो, आलू पर आयोडीन डालो, स्टार्च की कमी पता लग जाएगी कितनी है उसमें स्टार्च, अगर वो कलर देता है नीला काला। आयोडीन टेस्ट बोलते हैं इसको। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जवाब आपकी तरफ से। एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कैटलडिन, यानी इनमें से कौन सा, किसको बीज पत्र कहते हैं, एम्ब्रोयो, कॉपी, सीड कोट, सीड लीफ, इनमें से किसको बीज पत्र के नाम से जाना जाता है। और बीज पत्र शायद आपको पता भी होगा क्या होता है, और बीज पत्र के नाम से किसको जाना जाता है। तो पहले समझो बीज पत्र होता क्या है जी। कॉटिल्डन क्या होता है, ए ऑप्शन भ्रूण, भ्रूण नहीं होता है, भ्रूण तो बीज ही होता है। डी, गुंजन का डी। बता दें आपको, अगर जब आप कोई बीज धरती में बोते हो तो उस बीज से कैसे आप जब उगता है वो कैसे है, मैंने बताया था। जब बीज है, फॉर एग्जांपल ये कोई बीज है आपके सामने, इस बीज में हल्का सा छेद होता है, जब वो धरती में बोया जाता है तो पानी को ये सोख लेता है और ये फूट जाता है। सबसे पहले इसमें जड़ बनती है ना, नीचे की तरफ जड़ निकलती है, उसके कुछ दिन बाद ऊपर की तरफ अंकुरण निकलता है, और जब वो अंकुरण निकल जाता है, यहाँ पर अंकुरण होकर के, तो सबसे पहले इसमें इस तरह की 2 पत्तियां आती हैं।
देखा होगा आपने, जब आप किसी लौकी के बीज कोई बीज हो तो पहले दो पत्तियां ऐसे खिलती हैं, वो जो पत्तियां खिलती हैं बस वही है बीज पत्र, यानी उस बीज से निकलने वाली पत्तियां, पहली पत्तियां, उनको बोल दो। ठीक है ना, तो क्या होता है, सीड लीफ बोलते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना 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 ना, गड़बड़ नहीं करना, समझ लो बात को। ऐसे देखो, ये जो बीज पत्र है यहाँ पर, इस बीज पत्र से मूल अंकुरण बनता है, इसको बीज जड़ कहते हैं, भावी जड़ कहते हैं। और ये प्रांकुर होता, भावोप्रो होता है जिसमें ये पत्तियां निकलती हैं। तो ये जो यहाँ बीज दिख रहा है आपको, इसी बीज के आवरण के अंदर जो होता है उसको बीज पत्र बोलते हैं। मैं और आगे बता देता हूँ। ओ ये क्या हो रहा है भाई, ये तो कुछ और दिख रहा है, एक मिनट रुकना, एक मिनट, बिगड़ गया है, इसको सही करता हूँ। मैंने पूरी डेफिनेशन दी है आप लोगों को, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप चीज़ों को आसानी समझ पाएं और जान पाए। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ तो मुझे सही दिख रहा है, आप एक मिनट रुक, वेट ए मिनट गाइस, मैं इस कुछ दिख, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, अभी करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। ओके, ओके, अभी सही दिख रहा है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको सही कर रहा हूँ। अगर वो कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ये कर लेगा, अगर आपको नहीं रहा है कुछ, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है वैसे। कुछ दिखा, अभी मुझे नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, बता देता हूँ। अभी साफ हो गया, हाँ चलिए। तो एक बीज क्या है, एक फूल वाले पौधे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भाई कोई भी आप फूल वाला पौधा है, उसके लिए महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो नए पौधों को जन्म देता है। बीज के बारे में बात बता रहा हूं, पहले बीज के बारे में समझ लो। एक विभिन्न आकार, रंग और आकार के हो सकते हैं बीज, जैसे आप जानते हैं, और वो तब तक सुप्त अवस्था में रहते जब तक उन्हें पर्याप्त धूप, पानी और मिट्टी नहीं मिल जाती। वो सब तक पढ़ेंगे जब उनको प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी या उन्हें पानी नहीं मिलेगा, मिट्टी नहीं मिलेगी। और बीज से पौधों की वृद्धि अंकुरण कहलाती है। भ्रूण क्या, एक बीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह निषेचित अंडे से विकसित होता है। जो भ्रूण यानी सबसे पहले जो निकलता है उसमें से, ये बीज पत्र क्या, जिसके बारे में आपको बता रहा था, इस बीज पत्र को सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। बीज पत्र भ्रूण के विभिन्न भागों को पोषण प्रदान करता है, यह बेबी प्लांट को स्टोर करता है। यह विकास के दौरान अंकुर के साथ मिट्टी से एक छोटे या मांसल पत्ते के रूप में निकलता है। ठीक है, मैंने बताया मांसल पत्ते जो बिल्कुल कोमल पत्ते होते हैं। यह स्टार्च और प्रोटीन के रूप में भोजन का भंडारण करता है। बीज पत्र को बीज पत्ती कहा जाता है, याद रहेगा। बीज पत्र को क्या कहते हैं, बीज पत्ती कहा जाता है, क्योंकि बीज से निकलने वाली पत्ती बीज पत्र है। ऐसे इसलिए कहा क्योंकि वो अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान बीज की पत्तियों के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार पौधे पत्तियां पौधों के लिए अपना भोजन प्रदान करती हैं, उसी प्रकार बीज पत्र भी अंकुरित पौधे के लिए भोजन प्रदान। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया बीज पत्र क्या है, बीज पत्ती क्यों बोलते हैं उसको। तो ये जो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव लर्निंग रिसोर्स फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। कविताएं और कहानियां, दृश्य, कार्यपत्रक, पर्यावरण शिक्षा की पुस्तक। तो देखेंगे, बिल्कुल। तो देखो, अगर मैं इसमें आपसे बात करता हूं तो इसमें समझने की कोशिश करना। भाई आप किसी भी बच्चे को जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या सुनना पसंद करता है, वो क्या जानना पसंद करता है। वो सबसे पहले, आओ माय गॉड, 9 का बी मिल रहा है मुझे, दृश्य। दृश्य नहीं, दृश्य मतलब से व्यू, व्यू से वो नहीं समझता। प्रभावशाली संसाधन क्या है, दृश्य नहीं है। सबसे जरूरी है कविताएं और कहानियां। जब कक्षा क्लासरूम में होगा, परिणाम अध्ययन कराओगे, तो प्रभावशाली क्या, क्योंकि बच्चे कहानी, आप उनको हमेशा फील्ड ट्रिप पर नहीं ले जा सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो सिर्फ व्यू, और ये फील्ड विजिट नहीं है। व्यू मतलब कोई भी चित्र दिखाना, व्यू में कोई चित्र दिखाना भी आ जाता है, तो वो चित्र से नहीं सीखेंगे हमेशा। सबसे जरूरी क्या है, आपको क्या पसंद था बचपन में, परियों की कहानी सुनना। आपका दांत टूट गया तो कौन आएगी, दांत वाली परी, टूथ फेरी आएगी, वो आपका दांत ले जाएगी, नया दे जाएगी। ये कहानी सुनी थी ना बचपन में। तो ईवीएस में भी बच्चों को, आपको देखो जितने भी आपके लेसन्स दिए होंगे, आपकी पाठ बुक में लेसन्स दिए होंगे, वो सब कविताएं और कहानियों के माध्यम से दिए ना, क्योंकि बच्चों को कविता और कहानी सुनना पसंद लग करता है बचपन से, उसका ये साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसलिए पोएम्स एंड स्टोरी सबसे अच्छा साधन होंगे सीखने का। वेरी गुड, टूथ फेरी, हाँ चलो।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स सजेशन इज सुटेबल फॉर एड्रेसिंग फूड स्पॉइलेज एंड वेस्टेज। खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्ययों को संबोधित करने के लिए इनमें से कौन सा संसाधनीय सुझाव उपयुक्त है? परिवार भावों एवं परस्पर क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, सोच शाही जोड़ा एवं साझा करना, व्याख्या एवं विचार विमर्श, इस विषय पर दृश्य श्रव्य काम। तो देखेंगे जवाब पर क्या देंगे आप इनाम, ये परिवार अनुभव कर लेना भाई, इसको परिवार अनुभवों एवं परस्पर क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति को साझा करना, या सोच शाही जोड़ा एवं साझा, व्याख्या एवं विचार विमर्श, इस विषय पर श्रव्य दृश्य। तो भी देखो यहां पर इस विषय की बात हो रही है, उसने कहा पर सुझाव उपयुक्त है कौन सा, खाद्य पदार्थों खराब होने के अपव्यय से जो मैंने उसका जो स्पॉइल हो रहा है खाना, वेस्टेज हो रहा है, उसके लिए इनमें से कौन सा संसाधन उपयुक्त है, इस विषय पर दृश्य श्रव्य नहीं, विचार विमर्श की जरूरत नहीं है, ना ही शाही की सब जरूरत है। परिवार अनुभव, जो पारिवारिक अनुभव है जिसमें लोग परिवार में अनुभव रहते हैं, जैसे आपकी मम्मी है तो आपको बताती है ना, अरे इस खाने को फ्रिज में रख दे, कहती है ना, क्यों, खराब हो जाएगा बाहर रखा जाएगा तो। ये देखो चीज बाहर पड़ी है इसे अंदर नहीं रख सकती तो उठा के, खुली चीज ना रखो, ये कौन सिखाता है? ये आपके पारिवारिक में जो परिवार में लोग होते हैं जिनको अनुभव होता है वही आपको सिखाते हैं। तो इसलिए पारिवारिक अनुभव और पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करने से वो चीजें सबसे उपयुक्त संसाधन मानी जाती हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। एक और सवाल, द टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी इज रियल चैलेंजर इन हिज क्लास, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती देते हैं। क्या है, क्या वास्तविक चुनौती उनके लिए? विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना, या गृह कार्य देना। तो सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए कि जो बच्चों को दी जाए? सबसे अपनी कक्षा में जो वास्तविक चुनौती है वो क्या है? तो देखेंगे उनकी अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती में से आपको कौन सी लगती है? विद्यार्थियों को सूचना देना। तो सूचना देना तो बहुत ही सबसे नॉमिनल चीज है। क्यों? क्योंकि आपने बोला भाई कल से पेपर है, बोला जी मास्टर टिल्लू, बोला हाँ जी मास्टर जी, कल को बेटा 8 बजे आना। सूचना देना सबसे आसान काम है, ये नहीं हो सकता। कार्यपत्रक देना भी आसान काम है, कार्यपत्रक देना आसान काम है, लेना बड़ा मुश्किल है। भाई आप इसको काम करके लेना, काम देना तो आसान है ना। गृह कार्य देना भी बड़ा आसान है और उसको पूरा करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन सबसे वास्तविक चुनौती है बच्चों को सीखने के अवसर देना, क्योंकि यहाँ टीचर के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि ये बच्चा इस चीज को कैसे सीखेगा और मैं इसको किस तरह से कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, किस तरह से मैं इसकी लर्निंग को और इफेक्टिव बनाऊं। इन सब के लिए बच्चों के लिए जो एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है वो सबसे बड़ा टास्क है। इसलिए राइट ऑप्शन जो है विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब। लाइक भी करते रहो, लाइक में कंजूसी ना करें कृपया करके। एक और सवाल है, EVS द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन FA बोलते हैं इसको, इसको करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है? विद्यार्थियों की विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों को अगली कक्षा के लिए पदोन्नत करना, यानी पदोन्नत का मतलब क्या होता है, उसको प्रमोट करना कि भाई इस बच्चे को आगे वाली क्लास में भेज दो, अच्छा पढ़ने लग गया है। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो विद्यार्थियों विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना, रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है ये तो ऐसे का उद्देश्य है। अपनी अगली कक्षा में पदोन्नति करना, मैं इसको गलत करता हूं, क्योंकि ईवी का काम ये नहीं कि आप बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट कर दो। विद्यार्थियों को मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति का बिल्कुल सही जवाब है। बालक को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रोग्रेस को बताना, यही है FA का पर्पस। क्योंकि बच्चे को फीडबैक देना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बच्चा आगे वाली चीजों को क्लियरली समझ पाए। विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना ये ऐसे का काम है, यानी फाइनल एग्जाम में बच्चा जब फाइनल एग्जाम करके आता है वहां फीडबैक नहीं मिलता है इस तरह का, और वहां पर बच्चे को श्रेणी या अंक मिलते हैं, रिजल्ट मिलता है, अचीवमेंट मिलता है, और विद्यार्थी को विषय अनुसार प्रगति भी इसी में देखी जाती है। सिर्फ और सिर्फ आप विद्यार्थियों को मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके से वैल्यूएट करते हैं, दैट इज द राइट ऑप्शन, सी बिल्कुल सही जवाब है। और सबको श्रीराम, सुरेश भाई श्रीराम भी आ गए, क्या बात है, गुड मॉर्निंग श्रीराम। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, इफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रिजल्ट इन ए डिसीज कॉल्ड बेरी बेरी।
विटामिन, कोई विटामिन बोलता है, कोई इसको विटामिन बोलता है, दोनों ही सही है, विटामिन और विटामिन दोनों सही है। एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, एक हाँ एक इंग्लिश है। अमेरिकन और ब्रिटिश दो चीजें यहाँ पर। ब्रिटिश में इसको बोला जाता है विटामिन और अमेरिकन में इसको विटामिन बोला जाता है। तो विटामिन कौन सा है जिस विटामिन की कमी से रोग होता है? बेरी बेरी। हालांकि हमने बचपन में पढ़ा था बेरी बेरी मतलब विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, लेकिन वो बेरी बेरी, वो बेरी ये नहीं हाय बेरी, अरे बेरी बेरी मार गया, वो वाला बेरी नहीं है। कभी आप सुनिए, बेरी बेरी रोग अलग है, ठीक है ना, बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो विटामिन बी तो है, B2 B1 B3 सब बता रहे हैं, तो देखेंगे इस बेरी ने कितने लोगों को बैर बना दिया है अपना। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए बता दें आपको, विटामिन B1। जो विटामिन B1 है उसके आधार पर लोगों को बेरी बेरी रोग होता है ना। हाँ जिसको बिल्कुल रोग है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है सवाल दूसरा भी आ जाए। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। जो थायमिन की कमी भी कहा है, जिसके अंदर थायमिन कम हो जाता है उसको बेरी बेरी रोग के अंतर्गत किया जाता है। तो बेरी बेरी में क्या होता है? थायमिन कम हो जाता है। रोग दो प्रकार के होते हैं, गीली बेरी बेरी और सूखी बेरी बेरी, ड्राई एंड हाँ वेट। तो गीली बेरी बेरी हृदय और संचरण प्रणाली को प्रभावित करता है, यानी अगर किसी के हार्ट में और जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको प्रॉब्लम करता है। सूखी बेरी बेरी जो होता है वो नसों को नुकसान पहुंचाती है और इससे मांसपेशियों की ताकत कम हो सकती है और अंत में मांसपेशियों का पक्षाघात हो जाता है और आदमी आबाद हो जाता है, नहीं बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ दूसरी चीज भी समझ लेते हैं। विटामिन B1 थायमिन की कमी इसमें दिखती है, इसकी ये अब इसको मिलता कहाँ कहाँ से है, इसके सोर्सेस है वो लिख दिए मैंने कि आपको कहाँ कहाँ से चीजें मिल सकती हैं। अगर मैं सोर्स की बात करूं, समुद्री भोजन। अब समुद्री भोजन सी फूड में क्या आता है? सी फूड में क्या आता है? मांस मछली, मछलियों को खाना, दूध मांस मटर अनाज हरी सब्जियों से ये प्राप्त किया जाता है। इसका फायदा क्या होता है? वृद्धि विकास, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मुक्त करना, और रोग है इसके कारण बेरी बेरी। विटामिन B2 इसको बोलते हैं राइबोफ्लेक्स, ये खमीर अंडा मांस मटर इनसे मिलता है और शरीर की वृद्धि और लाल कोशिका का उत्पादन करता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मुक्त करना। और इससे होने वाले रोग क्या है? त्वचा रोग या मंद विकास, स्लो डेवलपमेंट या फिर त्वचा का रोग। विटामिन B3 से क्या होता है? इससे होता है वोल कैरल्स, टोमेटोज, पोटैटोज, मीट एंड फिश, इनसे मिल जाता है। और इसका मतलब काम क्या होता है? इसका फायदा स्वास्थ्य, त्वचा, पाचन और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है और इससे पोलग्रा, त्वचा, आहार नाल, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद विटामिन B12 क्या है? जिगर, दूध अंडे मछली से मिलता है। आरबीसी बनती है, लाल रुधिर कणिकाएं वो इससे बनती हैं। और इसके होने वाली कमी क्या? खून की कमी। और विटामिन सी तो आप सभी जानते हैं, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं साइट्रिक एसिड वाली उनमें मिलता है। आंवला, नींबू, चना, अनानास, संतरा, तरबूज, हरी मिर्च, मटर, टमाटर, मटर नहीं, टमाटर, पत्ता गोभी, शलजम, गाजर, हरा पुदीना, अमरूद, इनसे मिलता है। और इससे कहां से बनता है? इसको स्नायु बंधन, कंडारा, अन्य सहायक ऊत को, रक्त वाहिकाओं को रख रखाव करता है। और इससे होने वाला विटामिन स्क्रवी है, जिसमें मसूड़ में सूजन, खून आना और आपकी त्वचा पर धब्बे पड़ जाना। जी बात समझ में आ गई? तो सारे समझ में आ गए। तो ये पता होनी चाहिए आपको, जिससे कि आपको पेपर अब तो विटामिन बी का मिला है, हो सकता है अगले बार विटामिन B12 पूछ ले, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। सोक वूल, मूंग और ग्राम इन वाटर ओवरनाइट एंड देन लीव इट फॉर टुडे और 2 days। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामिनेट्स इज व्हाट? नहीं, आप साबुत मूंग और चने को रात भर पानी में भिगो दो और फिर उसे 2 दिन के लिए छोड़ दो, तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो क्या है? वो इसको स्प्राउट्स बोलते हैं ना, आप लोग खाते भी होंगे। उगी हुई मूंग, अंकुरित मूंग को स्प्राउट्स बोलते हैं ना। तो आप सुबह सुबह स्प्राउट्स ले लेते हैं, उसमें भीगा चना, यानी जो भी चीज कच्ची चीज आप डालते हैं बीज के रूप में खाते हैं उसको स्प्राउट्स बोलते हैं। लोग सुबह सुबह उसका नाश्ता भी करते हैं। तो इसमें क्या है? बहुत पौष्टिक होता है, प्रोटीन मिलता है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, आप खाया करो। सबसे पहले जो भाग अंकुरित है वो फल है, पत्ती है, तना है, जड़ है। और आपको बता दें, जब भी सबसे पहले मैंने अभी आपको जब बीज पत्र पढ़ाया था, मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले उस बीज से निकलने वाली जो चीज अंकुरित होती है वो उसकी जड़ होती है, उसके बाद उसका अंकुरण होता है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन जड़ लगा दें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये अंकुरित चीजें हैं, ये राजमा रख दिया, ये मूंग रख दी, ये चना रख दिया, ये छोटा वाला चना रख दिया, ये मसूर रख दी, ये मसूर है साबुत मसूर। तो ये क्या है? सबसे पहले वाली निकलने वाली चीज जड़ होती है जो नीचे की तरफ चलती है।
ठीक है ना? अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत जवाब मिल रहा है। एक और सवाल, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट हैव nodules of nitrogen fixing bacteria in their roots? बगीचे वाली मटर, गार्डन पी, तुलसी, स्वीट पी, मीठी मटर और मूंगफली, इनमें से किस में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है? और आप सबको पता होगा, देखेंगे आपको क्या मिलता है जवाब। मुझे उम्मीद है जवाब गलत नहीं होंगे आपके, और मुझे पूरा भरोसा है आपकी सफलता पर, कुशलता पर, और एकदम सही जवाब देंगे आप, क्योंकि हम उसकी पूजा करते हैं। बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम उसकी पूजा करते हैं कि हमारे शरीर को वो रोग मुक्त करे। इसी को बोलते हैं औषधि पौधा। हालांकि इसका शास्त्रों में जिक्र भी हुआ है और इसको काफी औषधि में यूज भी करते हैं। आप भी यूज करते हैं कि तुलसी के 2 पत्ते खाओ, बीमारी भगाओ, चाय जुकाम कुछ भी खाओ तो सुबह सुबह तुलसी खा लो। तो ये बहुत सारे आपने भी करे होंगे। तो तुलसी में जो बैक्टीरिया को जोड़ने वाली ग्रंथि है वो नहीं होती है, और ये औषधि पौधा के रूप में माना जाता है। बहुत बढ़िया, तुलसी, हाँ 24 हो देता है, बिल्कुल सही बात है। एक और सवाल, EVS at primary level, which of the following supports the integrated trends of social science and environment education? प्राथमिक स्तर पर भाई ईवीएस की जो एकीकृत प्रवृत्ति है को निम्न में से कौन सा अनुमोदित करता है? अब ये एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि चीजों का एक विषय का दूसरे विषय के साथ जुड़ जाना, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो क्या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की अवधारणाओं के मुद्दों पर एकीकरण? सही बात है, बिल्कुल है भाई। ईवीएस में क्या होता है? पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इन सबको जोड़कर पढ़ाया जाता है, ये तो आप जानते हैं। तो मैं इसको सही कर दूं? बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, ये भी सही बात है कि जो बच्चा अपना पर्यावरण है, जिस पर्यावरण में वो रहता है, वो मानता है कि सारा पर्यावरण ऐसा ही होगा। ये बच्चे की सोच है, ये भी सही बात है, नो प्रॉब्लम। दूसरा करें, यह थीम पर आधारित है, एकदम सही बात है। क्या पर्यावरण जो है वो थीम पर आधारित नहीं है? आप बताओ, आप तो पढ़ते हो कि जो पर्यावरण है वो 6 थीम पर आधारित है। 6 थीम होती है ना पर्यावरण में, रोटी कपड़ा और मकान दे दो, दोस्त घूमने को, और साथ में दे दो यात्रा करने को, और साथ में दे दो मुझे क्या बनाना है ये सीखने के लिए। तो ये भी सही है। इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल हैं, इसको मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें सामाजिक विज्ञान के उपविषय और विषय शामिल हैं। तो सामाजिक विज्ञान के विषय शामिल नहीं है इसके अंदर, सिर्फ थीम शामिल है। तो इसको गलत कर दें हम घोषित, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ थीम्स होती हैं, विषय उपविषय शामिल नहीं किए गए हैं। थीम और सब थीम को शामिल किया गया है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए बी सी डी इसका सही जवाब नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया तरीका, उम्दा प्रदर्शन, बढ़िया। तो सभी लोग एक बार भाई शेयर करके आ जाओ जल्दी से। आज बच्चे कम लग रहे हैं मुझे, क्या बात है, आज सो के नहीं उठी जनता मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं है, जागो मोहन प्यारो, सवालों को कर दो आराम से। एक और सवाल, चलो। क्वेश्चन है, हिमालयन एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्र में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखा है? हिमालयन मैपल इज ए मेडिसिनल प्लांट which is found in high areas. Which group do you put in? प्रचुर बाहुल, अन्य स्थानिक, संकट उत्पन्न पौधा या स्थानिक? तो कौन सा पौधा है? और आप बताएंगे अन्य स्थानिक पौधे की, एंडेमिक प्लांट के बारे में बात की जा रही है। और यहां पर बता दें आपको, जवाब है आपका ABCD के रूप में। और आपको बता दें, हिमालयन जो एप्पल है, हिमालयन एप्पल, ये क्या है? ये एक विलुप्त प्रजाति है, यानी इस तरह की जो प्रजाति के पौधे हैं वो खत्म होने की कगार पे हैं। और जब जो पौधे खत्म होने की कगार पर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संकट संपन्न पौधे बोलते हैं, और उनको रेड बुक में एंटर किया जाता है। मैंने कल रेड बुक बताया था ना आपको, रेड बुक में उनकी एंट्री की जाती है। जो प्रजाति, जैसे पशुओं की प्रजाति जो खत्म होने वाली प्रजाति, उनको रेड बुक में डालते, मैंने बताया था ना। तो ये भी संकट उत्पन्न प्रजाति है जिसको खत्म होने की कगार पर है, इसलिए हम कह सकते हैं संकट संपन्न पौधा है। इस बात को समझ लो, ठीक है ना? बिल्कुल है, ये सोच रहे होंगे सब लोग, लेकिन आपको बता दें, ये जो आप संकटपन की ये प्रचुर बाहुल क्या होता है पहले समझ लो। प्रचुर बाहुल क्या होता है? यानी जो पौधा हर जगह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो आराम से मिल जाएगा। अन्य स्थानिक क्या होता है? जो पौधे अन्य स्थान पर नहीं हो सकते। जैसे मान ली हम आपसे बात करते हैं, एंडेमिक क्या है? मैं साउथ में रहता हूं, और साउथ में रहने के बाद मुझे नारियल में अपने यहां बोना चाहूं तो इट्स नॉट बी पॉसिबल।
चौथा क्या करें, जो बोला मुझे, मैं उसका स्थानिक पौधा स्पाइटल, यानी हिमालयन एप्पल स्थानिक पौधा जो एक ही स्थान पर हो सकता है, उसके अलावा वो नहीं होगा। तो ये पौधा किस तरह का है, औषधीय पौधा है। और शायद आपको जड़ी बूटी के बारे में, संजीवनी जड़ी बूटी के बारे में पता है, संजीवनी जड़ी बूटी के बारे में पता है, भी होगा नहीं, अन्य स्थानिक पौधा नहीं है ये। मैं सबकी मैंने आपको बता दी है किसका मतलब क्या है, तो अब तो आपको पता ना होना चाहिए। अरे मैं कहां पहुंच गया, 17, हाँ जी, अब तो पता होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है स्थानिक पौधा, ये एक स्थानिक पौधा है जो पर्टिकुलर स्थान पर मिलता है। तो राइट ऑप्शन लगाने सभी लोग। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें, गलती ना करें बिल्कुल भी। तो ये संकट उत्पन्न मैंने चारों बता दी, चारों का मतलब क्या है, आपको प्रचुर बाहुल बता दिया है, अन्य स्थानिक बता दिया है, संकट संपन्न पौधा कौन सा होता है, स्थानिक पौधा। तो जिन्होंने संकट संपन्न कहा वो गलत है, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। राइट ऑप्शन डी है, ये एक स्थानिक पौधा है। ठीक है, वेरी गुड। एक और सवाल, निम्नलिखित में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। द सीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर डिस्प्लेड बाय एनिमल, नहीं जो आदमी नहीं जानवरों के द्वारा वो पौधे स्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। सहजन, जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, ड्रम स्टिक मतलब इतनी लंबी स्टिक होती है जिसको लोग काट के खाते हैं और वो खाई नहीं जाती है, उसको टेस्ट लेके फेंक देते हैं, मतलब वो पकती नहीं है पूरी। आंख, आंखा जिसको बोलते हैं, आम, मैंगो और एम-एप्पल, यानी मैप्पल भी आप जानते, इनमें से कौन सा आपको लगता है। तो मैंने तो नहीं डी, गुंजा हमने डी दिया था, लेकिन बाकी लोगों ने बी दिया था, सी दिया था, मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया सबको कि उसका मीनिंग क्या है। तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा, डी ऑप्शन मैपल। आपको शायद नहीं, आपको मैपल क्या है नहीं, अरे माय गॉड, ऐसे नहीं करते जवाब, देख लेते हैं एक बार। पहले सहजन, इसको बोलते ड्रम स्टिक, देखी होंगी फली कहीं ना कहीं ड्रम स्टिक देखी है इनको, ये साउथ में बहुत मिलती हैं, हमारे इधर तो कम मिलती हैं, यहाँ बहुत, हर सब्जी में, सांभर में, इडली में, इन सब, इडली में तो नहीं चलती है, सांभर में, करी में जब भी बनाते हैं तो ये ड्रम स्टिक जरूर डाली जाती है। ठीक है ना, ड्रम स्टिक ये होती है जो सिर्फ आदमी खाते हैं, इसको जानवर नहीं खा पाते। इसके बाद आता है आंखा, आंखा तो आपके यहाँ स्थानिक है, देखा होगा आपने, आपकी जगह पर मिलता है, आपको हर जगह आंखा मिल जाता है। जो ये भी एक औषधीय पौधा है, इसका दूध बहुत काम आता है, इसको तोड़ते तो उसमें से, पेड़ में से दूध निकलता है जो बहुत उपयोगी और बहुत ही निहायत ही कड़वा होता है, ये कड़वा भी होता है, इसको बोलते हैं आंखा। हाँ हाँ, बहुत मोटे मोटे मिलते हैं मीनाक्षी। तो ये क्या है, आंखा, इसको प्रतिस्थापित, इसको जानवर खा ही नहीं सकते, ये इतना कड़वा होता है, इसको देखते छोड़, इसे कोई नहीं खाता। ठीक है, ये नॉर्थ में बहुत मिल जाएगा ये तो। इसके बाद होता है, इसको बोलते हैं मैपल, ये एक पेड़ है मैपल, ये बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं, ये इनमें कुछ खाने का, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, इनको खाती ही नहीं है। तो ये जो विस्थापित है वो कौन से हैं, अब समझना विस्थापित क्या हुआ। तो एक ही बचा जिसका नाम है आम। अब सोचेंगे आम कैसे विस्थापित होगा, देखिए आम विस्थापित पौधा, आम है, जितने भी फल वाले पौधे हैं ये सब विस्थापित होते हैं। टमाटर हैं सब, जो जिनको जानवर खा लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है, जब आप जानवर इन फलों को खा लेते हैं, ये कहीं भी मान लो वो जंगल में रहते हैं, वहां पर कुछ आम टूटे गिरे, उसने उठा के खा लिया, तो उनकी जो पाचन शक्ति है, पाचन तंत्र है, वो उनके बीजों को नहीं पचा पाता, यानी आम की गुठली को पचा नहीं पाता, तो वो उनके गोबर के माध्यम से, वो यहाँ खाया, गोबर थोड़ी करेंगे भाई हमने यहीं खाया वहीं गोबर करेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो कहीं दूर जाकर गोबर कर देते हैं, और जहां उन्होंने गोबर किया वहीं वो गुठली होगी, उसे खाद मिल गया और वो वहां पैदा हो जाती है। इसीलिए आम जो है वो किस में है, वो आम को, अरे क्या हो गया, रुकना, मेरा टीटी बजने लग गया। आम जो है किस में माना गया है, आम को एक विस्थापित पौधे के रूप में, यानी बीज के रूप में माना गया है। एक मिनट रुकिए, पेन नहीं चल रहा मेरा। तो ये आम जो है इसको रखा गया है पशुओं द्वारा विस्थापित होने वाले पौधे। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ऐसे जितने भी पौधे होंगे जो विस्थापित हो सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं पशुओं के माध्यम से, उनको पशु खा लेते हैं और वो उनकी पोटी, जिसको आप पोटी बोलते हैं, मल बोलते हैं, गोबर बोलते हैं, उनके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। भाई लायक बड़े कम हैं, इतनी कंजूसी काहे, ड्रमस्टिक आंखा समझ में आ गया। चलो, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, विच प्लांट इन आवर सोलर सिस्टम इज स्मॉलर देन अर्थ, मार्स, मंगल, जुपिटर, मर्क्यूरी और स्टर्न, यानी मंगल, बृहस्पति, बुध या शनि, हमारी पृथ्वी से। हाँ, आंख को आंखा, हम हमारे स्थानिक वर्ड में उसको आंखा बोलते हैं। तो क्या है आपका जवाब, बुध बताया जा रहा है, तो आपको बता देते हैं ये है क्या, वेडनेसडे। क्या बात है मीनाक्षी, वेडनेसडे को हाँ मर्क्यूरी बोलते हैं, सबसे गर्म, सबसे पास वाला पृथ्वी ग्रह है ये। तो देखते हैं इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं,
ये आपका पूरा एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम, जहां पर मरकुरी, ये है शुक्र है, ये है वीनस, शुक्र। इंग्लिश में बता दूं, हिंदी में बताऊं? चलो बता देते हैं। सबसे पहला होता है मरकुरी, जो सूर्य के बिल्कुल पास में है। उसके बाद जो सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, वीनस को शुक्र बोलते हैं, जो पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है। ये पृथ्वी है, ये मार्स मंगल, ये जुपिटर बृहस्पति, ये शनि, ये वरुण, ये अरुण, और ये यम ओम अरुण वरुण। ये सब 7 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। हालांकि पहले 9 थे, अब एक को बाहर निकाल दिया है। तो अब यहां पर पृथ्वी के सब, देखो साइज भी देख सकते हैं। तो पृथ्वी से जो छोटा ग्रह है वो क्या है? वो बुध ग्रह है, मरक्यूरी है। और इसमें कई सवाल बन सकते हैं। ये सूर्य हमारा, ये अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और बृहस्पति तो बहुत ही बड़ा ग्रह है, शनि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। और आपको बता दें एक बात और, इनके आपको ये कई बार पूछ सकता है पृथ्वी के पास वाला ग्रह कौन सा है, दूर वाला ग्रह कौन सा है। तो मैं इसकी ट्रिक आपको बता देता हूं, उसको समझिएगा। मैं लिख देता हूं जिससे आपको याद हो जाए इनके क्रम से। अगर आपको याद नहीं तो याद कर लेना। देखो आप सभी ने पढ़ा होगा ना, हमारी एक पार्टी है बीएसपी, बीएसपी हमने पढ़ा, पार्टी है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो बीएसपी की अध्यक्ष है मायावती। मैं मायावती कर दूं, बीएसपी की मायावती ग्रहों पर सेब खाती है। आप ऐसे लिख लो, तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे क्रम से। बीएसपी की मायावती, बीएसपी पार्टी की अध्यक्ष कौन है? मायावती। क्या बोलते हैं उसको? बीएसपी की मायावती ग्रह पर सेब खाती है। तो बी मीन्स बुध, एस मीन्स शुक्र, पी मीन्स पृथ्वी, की छोड़ दो, एम मीन्स मंगल, बी मीन्स बृहस्पति, ग्रह पर सेब मीन्स शनि, अरुण और वरुण। तो 2, 4, 5 और 3, 8 ग्रह आपको पता लग जाएंगे नंबर से। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। ये बीएसपी की मायावती है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद हो गया ना? हाँ, बीएसपी की मायावती ग्रह पर सेब खाते। आ सकता है पेपर में कि भाई पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर कौन सा ग्रह है, पृथ्वी से आगे कौन सा ग्रह है, या पृथ्वी से पहले कौन से ग्रह हैं, सूर्य के पास कौन सा ग्रह। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको बता दी है। हाँ, एम जूसन आप जैसे आपको याद हो आप कर सकते हैं, ठीक है ना? बीएसपी की मायावती ग्रह पर सेब खाती है। ग्रह मीन्स ग्रह की ट्रिक है ये। तो बी मीन्स बुध, एस मीन्स शुक्र, पी मीन्स पृथ्वी, एम मीन्स मंगल, बी मीन्स बृहस्पति, एस मीन्स शनि, ए मीन्स अरुण, वी मीन्स वरुण। तो ये लगातार आ जाएंगे आप। एक और सवाल, चलिए। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की क्षति को कहते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड व्हाट? देखेंगे आपके क्या होंगे जवाब, और समझने की कोशिश करना। अब अगर मैं ऊपर की बात करता हूं तो इसको एक प्रक्रिया कहते हैं, शायद आपने पढ़ा भी होगा, और आपको बता दूं जी। तो इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण तब होता है जब पौधे की पत्तियां काम करती हैं सूर्य के संपर्क में आकर के, और श्वसन क्रिया करती हैं, और वो अपना खाना बनाती हैं CO2 के माध्यम से। और वाष्पोत्सर्जन को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। यानी इसमें क्या होता है, जल की क्षति, पौधों के ऊपरी भाग से वाष्प जल को जो क्षति करते हैं उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ये चैप्टर भी है, कक्षा 6, 7 या 8 मैंने पढ़ा था। तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना? तो वाष्पोत्सर्जन को पढ़ते चलो, बढ़ते चलो। एक और सवाल, एनसीईआरटी की बुक, ईवीएस की बुक है सुनीता इज इन स्पेस इज बेस्ड ऑन। सुनीता, अब जानते हैं ना सुनीता विलियम्स, जो हमारे देश की थी, भूल की थी। तो ईवीएस की एक पुस्तक में अंतरिक्ष में सुनीता, अंतरिक्ष में सुनीता एक चैप्टर है, वो किस पर आधारित है? रोजमर्रा की चुनौतियों पर, वास्तविक स्थान पर, वास्तविक लोग और उनके अनुभव पर, असल जीवन की घटनाओं पर। तो इस सुनीता इन स्पेस में कौन सा आपको लगता है सही जवाब होना चाहिए? तो देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। गुड मॉर्निंग, थोड़े से लेट हो गए, कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी जुड़ो, लेट सवेर चलता रहता है, लेकिन सवालों को देते चलो और वीर तुम आगे बढ़ते चलो, ऐसा उद्देश्य मान के चलो, जवाब मिल जाए। और देखो सुनीता विलियम्स जो थी वो उनकी वास्तविक कहानी है, उनकी वास्तविक कहानी है, स्पेस में गई वो उनकी वास्तविक कहानी के अनुभव पर है। तो ये काल्पनिक लोग नहीं है, ये वास्तविक हैं जो गए थे और उनके अनुभव। राइट ऑप्शन क्या है? वास्तविक लोग और उनके अनुभव के आधार पर यह कहानी है जो सुनीता विलियम्स की चैप्टर में दी गई है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के जवाब मिल जाते हैं। एक और सवाल, एनसीईआरटी की ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये मैंने आपको बताया है। उसी से ठंडा उसी से गर्म एक कहानी है जो हमारे राष्ट्रपति साहब द्वारा दी गई है, प्रधानमंत्री साहब द्वारा, राष्ट्रपति साहब द्वारा दी गई है, डॉक्टर
जो जाकिर हुसैन उन्होंने उसको बनाया है। उस कहानी में मैंने बताया था ना, एक आदमी होता है जो जंगल में जाता है और वो वहीं पर अपने आलू उबाल कर खाता है, उसी से ठंडा उसी से गर्म का चैप्टर का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सर्दी बहुत थी तो वो उसी में चूल्हे में फूंक मारता है, उसी को खाता है। ठंडा उसी से आलू ठंडा करता है, उसी से आग जलाता है ना। ये मैंने आपको बताया था, इसका फोटो भी दिखाया था आपको, शायद आपको याद हो। तो ये क्या है? संग्रहण की प्रक्रिया, जल चक्र के प्रत्यय का प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ या छात्रों की रुचियां। तो शायद आप समझ गए होंगे, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप बता सकते हैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि श्वास वो लेता, तेज खींचता, देखो उसका उसका फोटो देखोगे तो पेट इतना सा है, उसका सांस खींच के ऐसे करता है, वो उसका फोटो चित्र बना हुआ है, उसी से ठंडा उसी से गर्म में। तो वो क्या सांस कैसे लेता है, कैसे छोड़ता है, उस प्रक्रिया के आधार पर उसमें बताया गया है। बिल्कुल। प्रणाम गौरव, कैसे हैं? आह्वान आपका लेट होता है आज। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। और जवाब मिला है क्या? बिल्कुल सही बात है एकदम। उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर बच्चे सीख सकते हैं कि वो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? परजीवी और परपोषी के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। परजीवी वो पौधे हैं जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, और परपोषी वो जो उन्हें पालते हैं। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था ना, पीच जोक का। तो जैसे एक जोक है वो किसी के ऊपर चिपट जाती है तो वो परजीवी है, यानी वो उस दूसरे आदमी का खून पीती है, और उसके बाद जब वो परपोषी उसको पालता है और वो खत्म हो जाती है। आजकल खासकर इंसान भी ऐसे ही, मुझे कल कमेंट मिला था कि सर आजकल तो इंसान भी जोक की तरह परजीवी हो गए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वो खून चूस के छोड़ देते हैं आपको। तो परजीवी का मतलब क्या है? इनमें से कौन सा पौधा परजीवी है? अंगूर, पीपल, मनी प्लांट या अमरबेल? तो देखते हैं, आपको बता दें, अंगूर खुद अपना बीज उगाता है और उससे ही उसका परपोषण चलता है, तो वो स्वयं निर्धारित है। पीपल का पेड़ भी परजीवी नहीं होता है, वो स्वजीवी होता है। वो खुद उसका बीज उगता है जमीन से, और वो जमीन से उग करके वो अपनी पालन पोषण खुद करता है। मनी प्लांट भी सेम प्रोसेस को अपनाता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन आपने अमर बेल को देखोगा, अगर इसकी लोकल लैंग्वेज में नॉर्थ की बात बता दूं तो इसको अग्गास बेल भी बोलते हैं। अग्गास बेल, हमारी तरफ को अग्गास बेल भी बोलते हैं, राम बेल भी बोलते हैं। कोई राम बेल बोल देता है, कोई अमर बेल बोल देता है, इसके स्थानिक नाम है। मैं दिखा देता हूं आप सबने। अच्छा, आप में से किन किन लोगों ने अमर बेल को नहीं देखा है? वैसे सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं दिखाऊंगा, मैं हूं यहां पर दिखाने के लिए। तो बता देते हैं, ये है आपकी अमर बेल। आपने कई पेड़ों पर देखा होगा इस तरह की येलो कलर की एक बेल पूरे पेड़ पर चिपट जाती है, ऊपर डाल जल जाती है, और वो इसी से पत्तियों से जड़ों जहां वो जलती है वहीं से उसको सोखना शुरू कर देती है। तो उसको परजीवी पौधा बोलते हैं। और जिस पेड़ पर ये डलती है उस पेड़ को परपोषी पौधा बोलते हैं, क्योंकि ये क्या, इसका कोई जड़ नहीं होता, ये कहीं से भी आगे गिर जाती है और इसके बाद वो पूरे पेड़ को कवर कर लेती है। इसको बोलते हैं परजीवी। इसलिए क्या बोलेंगे इसको? तो ये क्या है? ये अमर बेल परजीवी है, और जिस पौधे पर ये डलती है, जिसका ये पोषण छीनती है, उसको परपोषी पौधा बोलते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आगे बढ़ूं। वेल डन। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा, भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा है, जीवाश्म ईंधन? इनमें से कौन सा लगता है आपको जो परंपरागत है, यानी जो चला आ रहा है सदियों से, जिसका हम प्रयोग करते हैं? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन, सॉरी ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सॉरी, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा हमें कहां से मिलती है? ओए, ओ माय गॉड, परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा। ओ माय गॉड, सौर ऊर्जा मेरे साथियों वो परंपरागत नहीं है। सौर ऊर्जा का तो डेवलपमेंट हमने अब आकर किया है। क्या इससे पहले हम ईंधन के रूप में सौर ऊर्जा का प्रयोग करते थे? अभी 10 साल पहले से या 15 साल पहले से आप सौर ऊर्जा के बारे में जाने कि प्रकाश की ऊर्जा को कन्वर्टेड करके हम ऊर्जा एनर्जी को कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो सही है। लेकिन ये परंपरागत थोड़ी है, ये तो हमने अभी डेवलप किया है। सौर, आपसे पहले बताओ, क्या आपके पापा मम्मी दादा दादी जो गांव में हम रहते थे वहां सौर ऊर्जा थी? नहीं थी ना। सूर्य की उस रोशनी तो थी, लेकिन उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। तो ये परंपरागत नहीं है। परंपरागत क्या है? हम बचपन से जीवाश्म ईंधन को यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते आ रहे हैं। उसमें चाहे पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो गैस है। बात समझ रहे हैं ना? तो परंपरागत सौर जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, तो वो क्या है? बिल्कुल, तो क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। जो जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है आपको पता है ना?
कि जब पृथ्वी पर बहुत बड़ा हलचल तूफान हुए तो वहां पर बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए, और उन्हीं के दबने के कारण जो चट्टानें बनी उनके बीच में फंस के उनका जो ऑयल निकला, उसी ऑयल का रूपांतरण रूप जो है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक और सवाल, लो भाई, जीवाश्म, देखो दो क्वेश्चन एक जैसे मिले थे इस पेपर में, 31 वाले पेपर में जीवाश्म ईंधन फिर से पूछा गया, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखो, अगर जिसने जीवाश्म ईंधन पढ़ा होगा इस वाले चैप्टर में, उसको 2 नंबर मिले होंगे। तब कर मर गए, हाँ बिल्कुल भूमिका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइसल फ्यूल? कोयला, कौन कहता? कोयला तो बिल्कुल है, जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी तो खान से निकाला जाता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? ये जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल है। लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, वो कृत्रिम में आ जाती है। अगर आप लकड़ी से कोयला भी बनाते हैं तो वो कृत्रिम रूप से बनता है, ठीक है ना? तो कृत्रिम कोयला उसको बोलते हैं, कच्चा कोयला भी उसको बोल देते हैं। तो लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आती है। गुड मॉर्निंग अभिषेक, इज दैट क्लियर? ओ वेरी गुड, वेरी गुड। लकड़ी, हाँ। एक और सवाल, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? इनमें से जो पर्यावरण आप पढ़ते हो, अध्ययन की पाठ्य पुस्तक हो, पाठ्य पुस्तक तो आपके पास है ही, रिसोर्सेज, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण रिसोर्स संसाधन कौन सा हो सकता है? समुदाय के सदस्य, विज्ञान प्रयोगशाला, पठन सामग्री, संसार का मानचित्र, इनमें से कौन सा आपको लगता है? लकड़ी लड़की में, हाँ, और मैं कल बोल गया था भाई गौरव, कल मैं भी बोला था, मैं लकड़ी को लड़की पढ़ गया था, फिर मुझे सॉरी बोलना पड़ा। ये किसी लाइव क्लास में बोल दिया था मैं पढ़ते हुए, ऐसा हो जाता है कई बार। तो समुदाय के सदस्य, विज्ञान का प्रयोगशाला, और आपको बता दें मैंने क्या कहा, जब भी बच्चा सीखता है वो ऑब्जर्वेशन से, और वो कहा रहता है वो वातावरण से सीखता है। परिवार उसकी प्राथमिक पाठशाला और विद्यालय उसकी द्वितीयक पाठशाला होती है, और वहां वो समूह में रहना शुरू करता है, और वो समूह के लोगों से पर्यावरण के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो जो समूह के सदस्य हैं वो बेटर ऑप्शन होगा उसके लिए, तो राइट ऑप्शन लगा दे, समूह के सदस्य, एकदम करारा जवाब है। एक और, पत्ती में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम बताओ। What is the name of the arrangement of veins and small veins in a leaf? और आपको बता दें, बहुत देर से कैसे पेड़ पौधों की पत्तियों के बारे में सवाल नहीं आ रहा है, अब तक नहीं आया था पत्तियों के बारे में सवाल, जितने भी मैंने पढ़ाए अब तक के पेपर, उनमें पत्तियों के बारे में जिक्र नहीं था। ये पहला पेपर है जिसमें पत्तियां आई, तो पत्तियां भी पढ़नी पड़ेंगी भाई। तो मध्य शिरा व्रंत या पर्ण व्रंत, शिरा विन्यास पटल, मिडिल वेन, पेटॉइल, वेनेशन और पेनल, और राइट ऑप्शन मिला मुझे शिराविन्यास। क्या बात है, सब लोगों को पता है, बहुत बढ़िया। अरे आपको तो पत्ती के बारे में पूरा पता है। चलो बता देते हैं शिराविन्यास क्या है, उसको समझ लेते हैं और आपको चीजें क्लियर कर देते हैं। एक बार पत्ती दिखाइए, पत्ती दिख रही है ना आपको? इसको बोलते हैं, हाँ, पेटॉइल। इसको बोलते हैं क्या? पेटॉइल, यानी यह व्रत पर्ण, जिसको आप बोलते हैं पर्ण व्रत। इसके बाद शिराविन्यास, वेनिटेशन, ये जो आपके सामने जा रही है, ये जो जा रहे हैं, ये जो चित्र दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है? ये वेन्स है। इसी की संरचना को यहां से मैनेज किया जाता है पत्ती में। ये मेन ब्रांच है, इसी के साथ लीफ में ये पूरी जो ब्रांचेस फैली होती हैं, इन्हीं को शिराविन्यास, इस पूरी व्यवस्था को शिराविन्यास के माध्यम से जाना जाता है। पेडागोगी 10 नंबर की आती है। वर्षा बता दूं आपको, वर्षा जी, इसमें क्या होता है? ईवीएस में याद रखिएगा 15-15 का रूल नहीं है, ईवीएस में 20 और 10 का रूल है, ठीक है ना? ईवीएस में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन रखे जाते हैं, 10 जो है वो पेडागोगी के क्वेश्चन होते हैं। शिराविन्यास एकदम सही आपने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलिए, सबका आंसर सही था ये तो। एक और सवाल, ईवीएस के शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकते हैं? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन टीचर कंडक्ट ए क्लीननेस कैंपेन? इसमें वैसे भी ईवीएस कम में पेडागोगी कम था, और सवाल बहुत छोटे छोटे थे, यानी एक एक लाइन के सवाल थे, बड़े बड़े सवाल नहीं थे, बड़े बड़े सवाल नहीं थे। प्रदत्त कार्य, क्षेत्र भ्रमण, प्रोजेक्ट परियोजना या प्रयोगात्मक कार्य, इनमें से स्वच्छता अभियान चला सकता है, उसके लिए आपका जवाब कौन सा होना चाहिए? स्वच्छता अभियान के लिए ईवीएस के शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकते हैं? प्रदत्त कार्य, क्षेत्र भ्रमण, प्रयोगात्मक, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और राइट ऑप्शन भी मिल रहा है क्षेत्र भ्रमण। देखिए, क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य यह नहीं होता कि अभियान चलाएं। क्षेत्र भ्रमण का मतलब होता है कि बच्चों को आप कुछ सिखाने के उद्देश्य ले जा रहे हैं, ना कि कुछ बताने के उद्देश्य कि आपको ये काम करना है। वहां बच्चों का पर्पस होता है उनको कुछ सिखाया जाए, तो क्षेत्र भ्रमण हमेशा इनपुट देने के लिए किया जाता है। जबकि प्रोजेक्ट कार्य, जो परियोजना कार्य है, भाई प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? आप जाकर अवेयरनेस फैलाओ। प्रोजेक्ट में आप दे सकते हैं स्वच्छता अभियान बनाना,
नारे लगाना या आप देखें एक चार्ट बनाना, वो सब किसमें है, वो प्रोजेक्ट में आता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, उसमें भी 20/10 का आता है राजीव। राइट ऑप्शन सी होना चाहिए, प्रोजेक्ट। समझ लो भाई, गलती ना करो, ये प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत आ जाएगा। प्रदत्त कार्य तो आपको जो होमवर्क असाइन टास्क दे दिया वो है। क्षेत्र भ्रमण से क्या होता है, फील्ड ट्रिप से बच्चों को चीजों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराया जाता है, जिससे कि वो चीजें सीखें। प्रयोगात्मक कार्य प्रैक्टिकल अप्रोच में बच्चा प्रैक्टिकली पत्ती लेकर के फूल लेकर के समझता है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इनपुट है। लेकिन प्रोजेक्ट में वो स्वच्छता अभियान चला सकता है, वो दूसरे कार्य कर सकता है। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब होना चाहिए। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, स्टेम, फ्लावर, लीफ, सीड। देखेंगे आपको जो जूट जूट देखा ना आपने, जूट प्लांट से जो फाइबर है वो कहां से मिलता है, सबको पता है। थैंक यू प्रभिता, शुक्रिया। बताता हूं मीनाक्षी, बताता हूं, अभी बताता हूं। मैथ में 15-15 नंबर की आती हैं। और आपको बता दें, ये पटसन का जो पौधा होता है ये बहुत इस तरह का पौधा होता है, और इस पर यहाँ पर हल्के छोटे छोटे लीफ निकलते हैं। जब हम इससे जूट निकालने की कोशिश करते हैं, हम सबको इसको हटा देते हैं, और सिर्फ इस वाले तने को, जो पूरा एक तना होता है 7-8 फीट लंबा, इसको ही पीट कर कूट करके भिगो करके हम किसमें बदलते हैं, हम रेशों में बदलते हैं, फाइबर में बदलते हैं। तो जूट जब भी निकला जाता है पौधे के तने से निकलता है। तो राइट ऑप्शन तना है, एकदम सही जवाब है। ए जी के, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपको 22 नंबर की बेटा वो गई थी, कौन से पेपर था भाई, इलू आपका, वो इसका ट्री लगाना भूल गया मैं, पता नहीं कैसे मैं, इसका मिस हो गया मुझसे ट्री। मैं दिखाऊंगा लास्ट में, डोंट वरी, इस क्वेश्चन के बाद दिखाऊंगा। ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में कौन सी थीम है, अब आपको बतानी इनमें से कौन सी थीम है। बाकी सब थीम लिखी हुई है, आपको बताना इनमें से कौन सी थीम है, ये आपको बताना है। देखेंगे आपका आंसर क्या मिलता है। लेट्स सी आपका जवाब क्या होगा, हमें देखेंगे और आपका जवाब हमें मिले। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। और हमें उम्मीद है आपका जवाब अच्छा मिल जाएगा, गलती आपसे नहीं होगी और तेजी से आप करने की कोशिश। ओके जी, तो क्या मिलेगा आंसर, देख लेते हैं आपका जवाब। और यहाँ पर मुझे जो बात कही गई उसको एक बार मैं, क्योंकि मैंने वो प्लांट दिखाया नहीं आपको, तो मैं माफी चाहूंगा कि इस प्लांट को मैं दिखा नहीं पाया। आपको बता दें, मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। अगर जो ग्रामीण क्षेत्र से वो जानते होंगे पटसन को कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये मैंने तो निकाला है। और बहुत बड़ी बदबू आती है इसमें, पता है आपको, जब आप पटसन की बात करते हो तो बहुत बड़ी बदबू भी इसमें मिलती है आपको। इतना आसान नहीं होता पटसन को पौधे को निकालना और करना, पूरा सड़ा जाता है वो, 1-1 महीने तक पानी में दबा रहता है, तब वो जूट की प्रक्रिया बनती है। ठीक है ना, ऐसे नहीं बनता पटसन का पौधा, और ऐसी वो जूट नहीं निकालता है। ठीक है ना। चलो, अब मैं आपको जब दिखाऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ सर जी, हमने भी बचपन में करा था ये वाला काम। जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे उन्होंने जरूर किया होगा, ये नहीं किया होगा तो बता दूंगा। अभी आपके सामने सवाल है और मुझे जवाब देने की कोशिश करेंगे सब लोग पहले, फिर बात करेंगे पटसन पर। तो आप जानते हैं ना, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसमें कौन सी थीम होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएस में कुल मिलाकर 6 थीम मानी जाती है। और ये मैंने आपके सामने लगा दी, माफ करिएगा, पहले पर्सन बाद में दिखाऊंगा जी। ईवीएस में कितनी थीम मानी जाती है, टोटल मिलाकर 6 थीम है। और इन 6 थीमों में से कौन सी एक थीम है, वो है बिल्कुल सही जवाब आपकी तरफ से, यानी चीजें हम कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ निकालते हैं, बिल्कुल निकालते होंगे। तो चीजें कैसे बनाते हैं, यानी ये थीम है ना, हम चीजें कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें जानवर, पेड़ पौधे, खेल कूद तो रखा ही नहीं गया है इसमें। तो हम क्या है, 6 थीम कौन कौन सी हैं आप सभी जानते हैं, कि हमें भोजन चाहिए, हमें घूमने को चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमारे मित्र भी होने चाहिए, है ना, हमारी तरफ यात्रा भी होनी चाहिए, हम बिना घूमे, और चीजें हम कैसे बनाते हैं ये। तो ये 6 थीमों के अंतर्गत ईवीएस को पढ़ाया जाता है, इसलिए ये थीम, और बाकी इसकी ये कोई थीम नहीं, ये सब थीम है। ओके। और ये है आपका पटसन का पौधा, ये एक्चुअली उसकी इमेज है, इस तरह का वो ग्रीन होता है, जब वो उसको झाड़ करके सन निकाल करके उसको इस तरह से पानी में डाल देते हैं कुछ दिन के लिए, पानी भर के। अब इसकी जड़ गल जाती है, जहां से वो पटसन यानी जूट बनना शुरू होता है, उसके बाद इसको कंप्लीटली पानी में डुबो दिया जाता है, और उसके बाद इसमें से जूट निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पटसन। ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आई हो मेरी क्लास तो जरूर बताइएगा, और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शाम को 6 बजे मैं डेली
सुबह 6 बजे आपको पढ़ाता हूँ, आप जानते हैं। और भाई अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो साथियों को भी बताएं, समझाएं, बुलाएं कि 6 बजे क्लास हो जाती है ईवीएस की शुरू, जहां हम लगातार प्रीवियस ईयर पेपर को कर रहे हैं शुरू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एक एक साथी को ले आओ। अभी 10 बजे आपको सीडीपी की क्लास प्रीवियस ईयर हो रहा है, जो मैडम करा रही है आपको, कामिनी मैडम। 5 बजे मैडम आपको हिंदी के प्रीवियस ईयर करा रही हैं और शाम को 7:30 बजे मैं पेपर 2 के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर करा रही हूं। तो सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और आसानी से, हाँ लाइक नहीं करते हैं, देखो कितने बच्चे आए लेकिन लाइक करने में इतनी कंजूसी। चलो तो मिलते हैं, हाँ ओके, तो मिलते हैं आपसे सवालों पर प्रतिक्रिया करते हुए, दीजिएगा जवाब, इजाजत। और अब हम आपसे लेंगे अलविदा, और आप रहें खुश हमेशा और हमें याद करते रहें और सवालों पर मिलते रहें, ठीक है ना। तो चले भी, बढ़ें कदम, आगे बढ़ाएं, अब कदम बढ़ाते हैं आगे। और यहाँ पर शायद मुझे किसी ने कुछ पूछा, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर शायद किसी ने मुझसे पूछा है कुछ, विनय ने शायद पूछा है। विनय 19वां सवाल की बात कर रहे हैं, एक मिनट रुको। विनय ये है 19वां सवाल, यही था ना 19वां सवाल, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह है? तो ये सारे ग्रह हैं, तो इन ग्रहों के आधार पर आप स्थिति को समझिएगा। विनय यही है ना जो आप पूछ रहे हैं? तो जो 19वां सवाल था विनय का, तो ये विनय ये ग्रह हैं। हमारे पूरे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे, एक को बाहर कर दिया गया है, अब कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। और ये 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। हर किसी का टाइम पीरियड घूमने का अलग अलग है, नहीं जैसे पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, परिक्रमण गति कहते हैं, और ये अपनी कक्षा में घूमती है, ठीक है ना। आए थे शायद, पता चले गए, तो बात समझ में आई। तो उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल, तो ये मर्क्यूरी है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं जिससे कि आपको आसानी समझ में आ जाए। इसको बोलते हैं बुध, ठीक है ना। इसको बोलते हैं शुक्र, वीनस को। इसको बोलते हैं अर्थ, पृथ्वी। इसको बोलते हैं मंगल। इसको बोलते हैं बृहस्पति। इसको बोलते हैं शनि, शनि में वलय पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं अरुण। इसको बोलते हैं वरुण। इसको बोलते हैं यम। यम को बाहर निकाल दिया, 2000 में बाहर कर दिया था। तो ये ग्रह हैं, और इनको मैंने बताया था ट्रिक क्या थी, बीएसपी की मायावती ग्रह पर सेव खाती। आप ऐसे पढ़ लो तो आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है विनय। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी, मिलते हैं अब आपसे कल शाम को 7:30 बजे, और मैडम की क्लास में मिलिएगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ऐसे ही जुड़ते रहो और शेयर करते रहो, जिससे कि आपको और अच्छी अच्छी क्लासेस में देता रहूं। दीजिएगा इजाजत, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार एंड हैव नाइस डे। आप सब आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद।